महाराष्ट्र की सियासत का प्रेशर कुकर अब फटने वाला है। महाराष्ट्र के दो सबसे बड़े राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना दोनों की राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं एक बार फिर से टकरा रही हैं और इस बार रेस में भारतीय जनता पार्टी आगे निकलती हुई नजर आ रही है क्योंकि भाजपा के पास केंद्र की सत्ता है और भारतीय जनता पार्टी की नजर देश की आर्थिक राजधानी मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र पर है। वही महाराष्ट्र जो साल 2019 में भारतीय जनता पार्टी के हाथों से एक झटके में निकल गया था, जहां भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद भी सरकार नहीं चला पाई थी और भारतीय जनता पार्टी से बहुत कम तुलना में आधी सीटें पाने वाली शिवसेना ने अपना मुख्यमंत्री बना लिया था। और महाराष्ट्र भारतीय जनता पार्टी को लगातार सालता रहा है। हिंदुस्तान में कोई ऐसा राज्य नहीं होगा जहां पर भारतीय जनता पार्टी मजबूत स्थिति में हो और उसके बावजूद वो सरकार का हिस्सा ना हो, सरकार ना बना पाई हो। जहां भाजपा कमजोर भी रही है वहां भी तमाम तिकड़म लगा करके भाजपा ने सरकार बनाकर दिखाया है कि भाजपा मजबूत कहीं भी कभी भी हो सकती है। लेकिन महाराष्ट्र अपवाद है। सवाल यही है कि देश की राजधानी तो हाथ में आ गई लेकिन आर्थिक राजधानी हाथ में नहीं आई है और अब समीकरण वही बनते नजर आ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी पर जिस चीज का आरोप बीते 7 वर्षों से लग रहा है कि केंद्रीय एजेंसियों का उपयोग मनमाने ढंग से इस्तेमाल करती है और उसके बाद नेताओं पर दबाव बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से धुआंधार इस्तेमाल कर रही है। सुप्रीम कोर्ट में ईडी की तरफ से जो 100 भ्रष्ट लोगों की लिस्ट दी गई है, 100 भ्रष्ट विधायकों, सांसदों और मंत्रियों की लिस्ट दी गई है, उसमें तकरीबन 2 दर्जन महाराष्ट्र के विधायक और सांसद और मंत्री हैं जो सत्ता पक्ष का हिस्सा हैं। नवाब मलिक से लेकर के शरद पवार तक के ऊपर जांच एजेंसियों ने शिकंजा कस लिया है, उनके रिश्तेदारों पर शिकंजा कसा जा चुका है, जिसका साफ मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ उनको शांत रहना होगा और भाजपा जैसा चाहे वैसा करना पड़ेगा। और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने अपने ब्रेन नंबर 2 नितिन गडकरी को भी महाराष्ट्र की सियासत में मुंबई से और वहां से दिल्ली की, मुंबई नागपुर और वहां से दिल्ली की यात्रा करवाना शुरू कर दिया है। समीकरण और जानकार यही बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने महाराष्ट्र को दोबारा से कब्जाने की कोशिश शुरू कर दी है। आइए समझते हैं कि शिवसेना और भाजपा की इस हाथी बनाम हाथी की जो कहानी है, जो अगर दोस्त हो तब भी लोग कुछ पिस जाते हैं और अगर लड़ रहे हो तो बहुत सारे लोग पैरों के नीचे धूप की तरह कुचल दिए जाते हैं, उसका अंजाम क्या होने वाला है। आइए समझते हैं इस कहानी को। नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग मिश्रा और ये है जनता जंक्शन शो। तो थोड़ा आराम से समझ लिया जाए पहले बंबई और महाराष्ट्र की सियासत को। हिंदी पट्टी और इधर वालों के लिए थोड़ा सा मुंबई दूर की कौड़ी वैसे भी है। तो आहिस्ता आहिस्ता समझते हैं कि ये सब शुरू कैसे हुआ। तो क्या ये साल 2019 में शुरू हुआ? महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 7 तो लड़े लेकिन उसके बाद रास्ते अलग हो गए। क्या साल 2017 में बीएमसी चुनाव ने दूरियां बढ़ाई? क्या 2014 वाला मामला जब सब कुछ ठीक नहीं था लेकिन शिवसेना ने फिर से भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार बना ली थी, उस दौरान जो कुछ कमियां रही वो एक बार फिर से दोनों के बीच में खटास बन गई है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना का इतिहास तो ये नहीं कहता है कि दोनों पार्टियों के बीच खटास होना चाहिए, क्योंकि दोनों की शुरुआत कुछ अलग ढंग से हुई थी। साल 1966 में बाला साहब ठाकरे ने शिवसेना की स्थापना की थी। तब बाला साहब ठाकरे नौकरियों में आरक्षण को लेकर के मुद्दा बनाते थे और उनकी असल समस्या उस वक्त बाहरियों से थी, जिनमें से एक बड़ी आबादी गुजरात से आती थी। गुजरात से व्यापारी आते थे जो मराठी व्यापारियों से कहीं ज्यादा तेज और चालाक हुआ करते थे। ऐसे में मराठाओं के लिए मौके कम होने लगे तो बाला साहब ठाकरे ने गुजरातियों और तमाम बाहरियों को वहां से बाहर निकालने का मन बनाया और उसके बाद राजनीति की और काफी हद तक उसमें सफल रहे। उसके बाद 1989 में शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी साथ आ गए, लेकिन तब बाला साहब ठाकरे को यह नहीं पता था कि एक दिन इसी हिंदूवादी राजनीति पर गुजरातियों का कब्जा होगा। और वो तारीख आज है जिस भारतीय जनता पार्टी को बाला साहब ठाकरे ने कभी महाराष्ट्र में जमीन बनाने का, पैर जमाने का मौका दिया, आज वही भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र से शिवसेना के पैरों को खोदने और जमीन को खोदने में जुटी हुई है। नेताओं के ऊपर एजेंसियों के शिकंजे लगातार कसे जा रहे हैं और उनके रिश्तेदारों तक को जांच के दायरे में लाया जा रहा है, जो इस तरीके से जमीन को कमजोर करने की सियासत है। अब सवाल है कि आज ये लड़ाई क्यों हो रही है? तो लड़ाई विधानसभा चुनाव से ही चल रही है। कौन से विधानसभा चुनाव से, उसको आगे बताएंगे। फिलहाल वाली जो लड़ाई है वो बीएमसी को लेकर के है। बीएमसी जो है देश के सबसे अमीर नगरीय निकाय बृहन कुमारी मुंबई नगर निगम का चुनाव जो होता है उसको लेकर है। और यहां पैसा इतना है जितने में देश के 2-3 केंद्र शासित प्रदेश में कोई भी दल अपनी सियासत खड़ा कर सकता है। और ये लड़ाई पैसे के साथ साथ और बहुत कुछ चीजों की है।
भारतीय जनता पार्टी की तैयारी फिलहाल शिवसेना को समाजवादी पार्टी बना देना है। हालांकि शिवसेना की सियासत सपा से काफी ज्यादा मजबूत है, लेकिन फिलहाल शिवसेना जिस तरीके से सत्ता के लालच में दौड़ रही है, उसकी वजह से उसे कमजोर होने में देर नहीं लगेगी। इसका भी एक सवाल है। सवाल यह है कि ऐसा क्यों होगा कि सत्ता पाने के बावजूद शिवसेना कमजोर हो जाएगी। तो आपको बाला साहब ठाकरे की राजनीति समझनी होगी। बाला साहब ठाकरे सियासत करते थे, लेकिन कभी भी सरकार बनाने की लड़ाई उनकी नहीं रही। वो जानते थे कि अगर सत्ता में बैठेंगे तो कुर्सी पर बैठेंगे तो चाहे न चाहे उनको अपने रास्ते से भटकना पड़ेगा। जिस तरह के भाषण दिए जाते हैं उस तरीके से राज्य नहीं चलाए जा सकते, और इसी वजह से आजीवन बाला साहब ठाकरे किसी भी तरीके की कुर्सी से दूर रहे। लेकिन अब शिवसेना बदल चुकी है, शिवसेना उसी कुर्सी पर बैठ चुकी है और उसके साथ कुर्सी वाली समस्याएं भी होने लगी हैं। मसलन उसका लिबरल होना। अगर हम शिवसेना की पारंपरिक राजनीति देखें तो लिबरल शब्द उनकी डिक्शनरी में गाली के बराबर है, लेकिन आज की तारीख में उद्धव ठाकरे वैसी ही राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी उद्धव ठाकरे से नाराज और बाला साहब ठाकरे के आदर्शों को कुछ ज्यादा ही गंभीरता से मानने वाले राज ठाकरे को आगे करके हिंदूवादी राजनीति को पूरे महाराष्ट्र में एक बार फिर से जगाने की कोशिश कर रही है और समीकरण बदल रहे हैं। इसकी शुरुआत कहां से हुई उसको जानते हैं। भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के रिश्तों के लिहाज से अगर देखें तो 2014 एक अहम वक्त था। इस समय तक दोनों दलों का नेतृत्व बदल चुका था। भारतीय जनता पार्टी में ना अटल थे, ना आडवाणी थे, ना प्रमोद महाजन थे, बल्कि नेतृत्व अब पार्टी को मिला था दो गुजरातियों का, नरेंद्र मोदी और अमित शाह का। और इसके अलावा शिवसेना में भी बाल ठाकरे युग का अंत हो चुका था और कमान उनके पुत्र उद्धव के हाथ में आ चुकी थी, यानी दोनों तरफ नया और महत्वाकांक्षी नेतृत्व था। इस समय अभी फिलहाल की बात करें तो केंद्र में भारी बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी को जब 2 बार जीत मिली है तो उसके बाद यह भरोसा भारतीय जनता पार्टी का रोज बरोज प्रबल होता जा रहा है कि उसे महाराष्ट्र तो क्या किसी भी राज्य में गठबंधन के रूप में अब नहीं रहना है, उसे बड़े दल के रूप में स्थापित होना है या अपने बल पर उसे सत्ता हासिल कर लेनी है। इसी भरोसे पर अमल की शुरुआत 2014 में ही हो गई थी और महाराष्ट्र को ही इस प्रयोग का पहला मैदान चुना गया। नतीजा क्या था? नतीजा था महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में दोनों दल साथ नहीं आ सके। 25 सालों से एक साथ राजनीति कर रहे और एक दूसरे के लिए अलग अलग जगहों पर राजनीतिक जमीन तैयार कर रहे दल एक दूसरे के खिलाफ खड़े थे। लेकिन 2014 में हुए विधानसभा चुनाव के बाद दोनों दलों के बीच नाराजगी तो थी, लेकिन कहीं ना कहीं शिवसेना को सत्ता गंवा देने का खतरा नजर आ रहा था। खबरें आई कि भारतीय जनता पार्टी एनसीपी के साथ गठबंधन करके सरकार बना रही है। इसके तुरंत बाद शिवसेना भारतीय जनता पार्टी के साथ आई और 25 साल पुराना रिश्ता जो हल्का हल्का टूटा था वो कुछ पैबंदों के सहारे जुड़ गया। देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बने, बिना किसी दिक्कत के पूरे 5 साल सरकार चली, लेकिन इसके बावजूद दोनों दल इन 5 सालों के दरमियान पहले की तरह साथ नहीं आ सके। देवेंद्र फडणवीस की सरकार जब थी उसी कार्यकाल में 2017 में जब बीएमसी को चुनाव हुए तो दोनों दल आखिरी मौके तक एक साथ चुनावी मैदान में उतरने के लिए सहमत नहीं हो सके। अलग अलग लड़ रहे थे दोनों दल। भारतीय जनता पार्टी ने शिवसेना की सत्ता हिलाने के लिए भरपूर कोशिश करी और वहां पर सरकार चलाते हुए 82 सीट जीतकर बता दिया कि महाराष्ट्र में वो भले ही शिवसेना के बाद आए हों, लेकिन वो किसी भी स्तर पर कमजोर नहीं है। फिर आना था साल 2019। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव एक बार फिर से सामने खड़ा था। पता नहीं इस बार गेम कुछ बदल चुका था। भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना साथ साथ मैदान में उतरी थी। 2017 में बीएमसी का चुनाव जो सबसे महत्वाकांक्षी चुनाव कम से कम शिवसेना के लिए रहा है। 25 सालों तक राजनीति को खाद पानी उसी बीएमसी के जरिए मिलती रही जो महत्वाकांक्षा का विषय रहा कभी शिवसेना के लिए, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ शिवसेना लड़ी। उसको भुला करके और तमाम जो 5 सालों के दरमियान एक दूसरे के बीच खटपट रही उसको भुला करके 2019 में एक बार फिर से भाजपा शिवसेना साथ में चुनावी मैदान में उतरी। दोनों ने मिलकर के पूर्ण बहुमत हासिल किया। 288 सीटों वाली महाराष्ट्र विधानसभा में 163 सीटें हासिल करी। 106 भाजपा की थी और 57 सीटें शिवसेना की थी। लेकिन सरकार बनाने की बारी आई तो दोनों के रास्ते अलग हो गए। पहले भारतीय जनता पार्टी ने एनसीपी के कुछ बागियों की मदद से सरकार बनाने की कोशिश करी। तकरीबन 80 घंटे तक सरकार भी चलाई, लेकिन इसके बाद शिवसेना किसी और मूड में थी और गणित पलट दिया गया था। सबको चौंकाते हुए शिवसेना ने अपने धुर विरोधियों में से एक एनसीपी के साथ और कांग्रेस को भी साथ लेकर के महाविकास अघाड़ी की सरकार बना ली, जिसे एमवीए कहा जाता है, जो अभी भी चल रही है। उद्धव ठाकरे इसके मुखिया हैं और एक बार फिर से घड़ी की सुई घूमी है और बीएमसी के चुनाव पर आकर फिर से टिक गई है। समीकरण जानने वाले बता रहे हैं कि इस बार चुनाव त्रिकोणीय होना है।
एक तरफ एनसीपी और कांग्रेस होगी, दूसरी तरफ भाजपा होगी, तीसरी तरफ शिवसेना। और यह मुकाबला मुहर लगाएगा कि मुंबई किसके हाथ जाएगी। मुंबई को लेकर के संजय राउत के दावे भी अलग हैं। मुंबई को लेकर के संजय राउत का दावा है कि बीएमसी का पैसा देखते हुए, बीएमसी में आने वाला पैसा और फंडिंग देखते हुए भारतीय जनता पार्टी की तैयारी इसे केंद्र शासित प्रदेश बनाने को लेकर के है। खैर वो एक अलग बात है, लेकिन इस चुनाव में जो भी आगे निकलेगा वो साबित कर देगा कि सरकार का कंट्रोल किसके हाथ में है, क्योंकि माना जाता है महाराष्ट्र में मुंबई का कंट्रोल जिसके हाथ में होगा, महाराष्ट्र उसी का होगा। और भारतीय जनता पार्टी के पास तो डबल डबल हो जाएगा। नागपुर का कंट्रोल पहले से है और मुंबई भी हो गया तो दोनों कोने सज जाएंगे। और इसके बाद सवाल यही हो रहा है कि सरकारी मशीनरी का दबाव क्या महाराष्ट्र को मध्यावधि चुनाव की तरफ लेकर के जाएगा। ये समीकरण आसान नहीं है, आपको तमाम नाम पढ़ने पड़ेंगे, तमाम नामों को लेकर के उनके रिश्तेदारों के समीकरण पढ़ने पड़ेंगे। आपको समझना पड़ेगा कि किस तरीके से महाराष्ट्र में जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनका पैसा है, सिनेमा का पैसा है, जो सुगर लॉबी है उसका पैसा है। शरद पवार किस तरीके से अब अपने समीकरणों को लेकर के अलग हो रहे हैं, वो शिवसेना से भी अलग हो रहे हैं, कांग्रेस से भी कई बार अलग नजर आते हैं, लेकिन कई बार उनकी उदारवादी राजनीति कांग्रेस के साथ जाकर खड़ी होती है। तो ऐसे में अगर कांग्रेस और शिवसेना, जो फिलहाल अभी तो साथ में है, लेकिन कांग्रेस और शिवसेना के बीच अगर बवाल होता है और भारतीय जनता पार्टी की मशीनरी का दबाव अगर काम करता है तो कहीं ना कहीं महाराष्ट्र मध्यावधि चुनाव की तरफ भी बढ़ सकता है। लेकिन माना जा रहा है बीएमसी चुनाव के पहले यह सब कुछ नहीं होगा। अभी जो हो रहा है, कौन किसको कमजोर हिंदू बता रहा है, कौन किसको छद्म लिबरल बता रहा है, राष्ट्रवाद को लेकर के सवाल उठ रही है, उर्दू भाषा को लेकर के सवाल उठ रहा है, वो सब कुछ बीएमसी चुनाव को मद्देनजर रखते हुए लड़ा जा रहा है। और बीएमसी चुनाव के नतीजे बनाएंगे कि महाराष्ट्र की सरकार कितने दिन तक आगे चलेगी, क्या मध्यावधि चुनाव की तरफ जाएंगे या फिर राष्ट्रपति शासन लागू करके 2024 में एक साथ चुनाव करवा लिए जाएंगे। बहुत सारे समीकरण हैं, आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बड़ी खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। अब बढ़ चलते हैं कार्यक्रम के अगले हिस्से की तरफ, जो है इन शॉर्ट। दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में रविवार की रात कावेरी हॉस्टल में छात्रों के दो गुटों के बीच मेस में मांसाहारी भोजन परोसने को लेकर के हंगामा और मारपीट हो गई। जेएनयू के वाइस चांसलर की ओर से इस मामले को गंभीरता से लिया गया है। साथ ही उन्होंने चेतावनी दी है छात्रों को कि अगर कोई भी यूनिवर्सिटी की शांति और सौहार्द को खराब करने का काम करेगा तो उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। कई लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। इसके अलावा एक और खबर उत्तराखंड से। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की करारी हार हुई है उत्तराखंड में, लेकिन कांग्रेस के युवा नेता जीत गए हैं। दिग्गज नेताओं को किनारे करके कांग्रेस पार्टी हाईकमान ने करण माहरा को प्रदेश अध्यक्ष बनाकर के बड़ी जिम्मेदारी दी है और युवा शक्ति पर भरोसा जताया है। माहरा को उत्तराखंड कांग्रेस की कमान सौंप करके हाईकमान ने इनको, जो युवा वहां के उत्तराखंड के, उन पर भरोसा करने का संदेश दिया है। रानीखेत से विधानसभा का चुनाव लड़ते हैं। आमतौर पर तीसरी बार चुनाव लड़ रहे थे करण माहरा, इस बार उनको हार का सामना करना पड़ा। 2 बार के विधायक हैं, 2007 और 2017। उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है और इससे उनका कद भी काफी ज्यादा बढ़ा है और उम्मीद है, कांग्रेस को ऐसी उम्मीद है कि वो आगे उनकी राजनीति को लेकर के उत्तराखंड में जाएंगे। इसके अलावा खबर झारखंड से। झारखंड के देवघर में रविवार को हुए त्रिकूट रोपवे हादसे में अब तक 19 लोगों को बचाया जा चुका है। हालांकि कहा जा रहा है अभी भी 40 लोग ऊपर ही फंसे हुए हैं, जो कि पिछले 20 घंटे से मदद का इंतजार कर रहे हैं। सेना के बयान के मुताबिक सोमवार को 8 लोगों को अब तक निकाला गया है, वहीं रविवार को 11 लोगों को बचाया जा सका था। देवघर डीसी के मुताबिक इस हादसे में एक महिला की मौत भी हो गई है। इसके अलावा अन्य गंभीर रूप से घायल है। जो वहां फंसे हुए हैं उनको ड्रोन से खाना पानी पहुंचाया जा रहा है। इसके अलावा एक और खबर, नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी का शिकंजा गहराता जा रहा है। इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय की टीम वरिष्ठ कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे से पूछताछ कर रही है। बताया जा रहा है कि ईडी ने खड़गे को समन भेजकर आज तलब किया था। वो करीब 11 बजे प्रवर्तन निदेशालय के दफ्तर पहुंचे। काफी लंबी उनसे पूछताछ हुई है। आज के इन शॉर्ट्स में इतना ही। अब बढ़ चलते हैं कार्यक्रम के अगले हिस्से की तरफ, जो है आज का कानून। पत्नी ने जबरन अपने ही पति के खिलाफ थाने में धारा 376 और 506 के तहत एफआईआर करवाई, जिसका मतलब होता है बलात्कार का एफआईआर। इसके खिलाफ पति ने सीधे हाईकोर्ट में शरण ली और झूठे आरोप लगाने की दलील दे दी। पति ने हाईकोर्ट को बताया कि वो इस मामले में बेकसूर है। इतना ही नहीं, पति ने कोर्ट के सामने अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने की भी मांग करी। हाईकोर्ट ने पति की दलील को गंभीरता से लेते हुए उसके खिलाफ थाने में दर्ज एफआईआर को खारिज कर दिया। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने इस मामले में अहम टिप्पणी भी करी। पत्नी द्वारा पति के खिलाफ दायर बलात्कार के मामले में अदालत ने कहा कि जब वयस्क अभियोजक और आरोपी शादी के बाद लंबे समय से पति पत्नी के रूप में रह रहे हैं तो बलात्कार के आरोप को इस तरह से साबित नहीं किया जा सकता है अगर कोई गंभीर आरोप ना हो या गंभीर सबूत ना हो। दरअसल मामला यह है कि छत्तीसगढ़ के कोरिया निवासी कबीर दास का वहां की रहने वाली एक लड़की से प्रेम प्रसंग चल रहा था। कबीर पहले से शादीशुदा था। वो लड़की को एसडीएम के पास लेकर गया और प्रेम विवाह की अनुमति मांगी, जिसमें लड़की ने पहले से ही शादीशुदा कबीर से शादी कर ली। एसडीएम के सामने बयान दिया, मंदिर में जाकर शादी कर ली और कुछ महीने के बाद जाकर के एफआईआर करवा दिया कि इसने मेरे साथ बलात्कार किया है, जिसको हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया।
आज के कानून के हिस्से में इतना ही। अब बढ़ चलते हैं कार्यक्रम के अगले हिस्से की तरफ, जो है नसीहत। नसीहत प्रसिद्ध समाजवादी चिंतक लोहिया जी की तरफ से है। वो कहते हैं, मर्यादा केवल ना करने की नहीं होती है, करने की भी होती है। बुरे की लकीर मत लांघो, लेकिन अच्छी की लकीर की तरफ वहां तक जाने की चहल पहल हमेशा बनी रहनी चाहिए। साधारण सा मतलब है कि हर चीज की लिमिटेशंस होती हैं, बुरे की लिमिटेशंस भी होती हैं, अच्छे की भी लिमिटेशन होती हैं, लेकिन अक्सर लोग बुरे की लिमिटेशन को टच करते हैं, अच्छे की लिमिटेशन की तरफ नहीं बढ़ते हैं। लोहिया जी का कहना है कि अच्छे की तरफ भी कभी कभार चहलकदमी कर लेनी चाहिए। बाकी आपकी राय क्या है, कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, कार्यक्रम को साझा कर सकते हैं। रोज रात को 9 बजे हम अलग अलग देश दुनिया और बिहार उत्तर प्रदेश फोकस में रहते हैं, उनकी खबरों पर चर्चा करते हैं और आपकी राय को भी इसमें शामिल करने की कोशिश करते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। मेरा नाम अनुराग मिश्रा है, आप जनता जंक्शन देख रहे थे। कैमरे पर मेरे साथ ओम प्रकाश थे। शुक्रिया।